मेजर अभय, हमारे टेंट के पास से गुजरने वाली नदी से एक लड़की की बॉडी मिली है। फौजी सुंदरदास ने आकर मेजर अभय को खबर दी थी और ये खबर कोई नई नहीं थी। दिन में आई बाढ़ की वजह से कई लोग उस गांव से बहकर नदी के किनारे लग रहे थे। अब तक मेजर अभय राठौर और उनके फौजी साथियों ने 3 बॉडीज को अस्पताल भेजा था। यकीनन ये लड़की भी मर चुकी थी। सुंदरदास, उस लड़की की पहचान अगर सुबह तक होती है तो ठीक, वरना हम खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। सर, वो लड़की मरी नहीं अभी तक, कुछ सांसें उसके शरीर में बाकी हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। अभय चौंक पड़ा था। ओह रियली? डोंट बिलीव कि वो लड़की अब तक जिंदा है। खैर, भगवान ने जिसको बचाना होता है उसकी ज़िंदगी कोई नहीं ले सकता। अभय जल्दी से अपना कोट पहनते हुए टेंट से बाहर आया था, जहाँ सामने ही रेस्क्यू टेंट में उस लड़की को रखा गया था। सर, लड़की वही है। उन्होंने जब एक नज़र उस लड़की को देखा तो जैसे वो अपनी आंखें झुकाना भूल चुके थे। ऐसा भरपूर हुस्न उन्होंने आज तक नहीं देखा था। लड़की की धीमी धीमी सांसें चल रही थीं। सुंदरदास के कहने पर अभय जल्दी से आगे बढ़ा था और उस लड़की की नब्ज चेक करने लगा। वाकई वो लड़की अभी तक जिंदा थी। तुम डॉक्टर को बुलाओ सुंदरदास। हम इस लड़की को अस्पताल भी लेकर जा सकते थे, लेकिन अभी रात के 1 बजे हमारा यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हमारे खेमे में मौजूद डॉक्टर प्रमोद को बुलाकर लाओ। सर, प्रमोद की बीबी को बच्चा होने वाला था, तो वो कल ही छुट्टी लेकर जा चुका है। सुंदरदास ने सर झुकाते हुए खबर दी थी। ऐसे कैसे? अगर वो छुट्टी पर था तो किसी दूसरे डॉक्टर को यहाँ होना जरूरी था। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? सर, डॉक्टर कौशिक कुछ ही घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं इस लड़की को देखता हूँ। सुंदरदास वहाँ से चला गया था और अभय उस लड़की को देखने लगा। दिसंबर की सख्त ठंडी की रातें थीं। ऐसे में उस लड़की का पानी में भीगकर पूरा वजूद ठंड से नीला पड़ने लगा था। अगर इस लड़की को फौरन ही इलाज न मिला तो उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं था। अभय ने आगे बढ़कर उस लड़की के हाथों को छुआ था, जो एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। हालांकि मोटे गर्म कंबल में भी उस लड़की की बॉडी को गर्मी नहीं मिल रही थी। वो धीरे धीरे उसकी हथेलियां रब करने लगा था। वो लड़की बेहोशी में भी सख्त तकलीफ में मालूम हो रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो अब उसके पैरों के तलवों को भी सहलाने लगा था, लेकिन उसका ठंडा बदन किसी भी तौर गर्माहट नहीं ले रहा था। डॉक्टर के आने में 3-4 घंटे लग जाने थे और तब तक उसे गर्म रखना जरूरी था। अभय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टहलते हुए एक नज़र उठाकर उस लड़की की ओर देखा था। जो विचार मन में आ रहे थे वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी आंखों के सामने यूं एक मासूम लड़की को मरते भी नहीं देख सकता था। शायद मेरा ये कदम उठाने से लड़की की जिंदगी बच जाए, लेकिन ऐसे कैसे किसी गैर लड़की के वो इतना करीब हो सकता था। वो अपना सर हाथों में थाम गया। हालांकि उन्हें सिखाया जाता था कि इंसानी जान बचाने के लिए कभी कभी तुम्हें वो भी करना पड़ता है जिसके करने के लिए तुम्हारा मन गवाही नहीं देता। मेजर अभय ने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद की थीं, जैसे खुद को इस काम के लिए तैयार कर रहा हो, और अगले ही पल उसके हाथ अपने कोट के बटन पर ठहर गए थे। वो अपना कोट उतारकर दूर रख चुका था और अब अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी सांसें अब मध्यम पड़ने लगी थीं। होठों का कांपना कम होने लगा था। शायद उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था और वो अपनी हिम्मत हारने लगी थी। वो शर्ट उतारकर उस लड़की के कंबल में लेट चुका था। उसका ठंडा वजूद जब उसके वजूद से टकराया तो एक ठंडी लहर अभय के शरीर में दौड़ी थी। उसने आंखें बंद करके उस लड़की को अपनी पनाहों में समेटा था। रात के अंधेरे में उसे उसके गीले कपड़ों से अलग किया था और धीरे धीरे उसके ठंडे वजूद को गर्म करने लगा। हालांकि ये करते हुए वो किस बर्दाश्त से गुजर रहा था वही जानता था। उसे खुद के ऊपर कंट्रोल मुश्किल था। एक नेचुरल बात थी, जब एक जवान खूबसूरत लड़की इतने करीब थी तो दिल में जज्बात मचलना नॉर्मल बात थी। लेकिन वो अपने संस्कारों से गिरा हुआ नहीं था, जो कुछ पलों के सुकून के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता। उसने आंखें बंद करते हुए उस लड़की के ठंडे होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और धीरे धीरे उसे गर्मी देने लगा। वो उसे हर पहलू से समेटने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद धीरे धीरे उस लड़की की बॉडी में हरकत होने लगी थी। वो अब खुद ब खुद मेजर अभय की बाहों में सिमटने लगी थी, जैसे उसे सुकून मिला था। उसकी सांसों की गर्मी मेजर अभय ने महसूस की थी। उसके होंठ, जो इससे पहले एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे, अब दहकते हुए अंगारे बनने लगे थे। उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल होने लगी थीं। उसका पूरा शरीर पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था।
उस लड़की की गहरी सांसें इस बात की गवाही थीं कि वो सुकून से सो चुकी थी। लेकिन उसे बाहों में लिए कब मेजर अभय की भी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंख उस लड़की के रोने पर खुली थी। वो अपने आसपास चादर लपेटे बुरी तरह रो रही थी, जबकि मेजर अभय भी उठकर बैठा था। खुद पर नजर पड़ते ही उसने जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनी थी। सिचुएशन को समझते हुए अभय बुरी तरह घबराया था। प्लीज इस तरह मत रोइए, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें समझने वाली बात तो कोई नहीं ना। मुझे सब कुछ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। काश ये सब देखने से पहले ही मैं मर चुकी होती। वो लड़की हाथों में चेहरा देकर बुरी तरह फूट फूट कर रो पड़ी थी। शायद वो काफ़ी देर से रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखें रोने की वजह से गुलाबी होने लगी थीं। गाल और नाक भी लाल टमाटर हो चुके थे। अभय जल्दी से शर्ट के बटन बंद करता हुआ उसके करीब आया था और वो थोड़ा सा पीछे खिसकी थी। देखिए प्लीज़ मेरा विश्वास करें, आपकी जान बचाने के लिए ये करना जरूरी था। अभय को समझ नहीं आ रहा था उस लड़की को कैसे समझाए। काश ये सब करके आप मेरी जान न बचाते तो मुझे इतना दुख न होता। वो लड़की फिर रो पड़ी थी। मैं अपनी आंखों के सामने आपको मरते नहीं देख सकता था। अभी हम यहाँ जिस समय मौजूद हैं, यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था और रात के 1 बजे आपको अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। हमारा डॉक्टर भी हमारे खेमों में मौजूद नहीं था। ऐसे में जब तुम हमें नहर किनारे से मिली तो तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी और तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे शरीर को गर्मी देना ज़रूरी था। लेकिन मैंने अपनी पूरी हद में रहकर तुम्हारे शरीर को गर्मी दी है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मेजर अभय अटकते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था और वो बेयकीनी से मेजर अभय को देख रही थी। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हद में रहकर आपने मेरी जान बचाई है। आपकी नज़र में हद पार करना क्या होता है? औरत मर्द का शारीरिक संबंध बन गया और बस यहाँ पर हद ख़त्म हो गई। मेरे लिए इससे पहले भी कुछ हदें हैं। मैंने अपने आप को आज तक बहुत संभाल कर रखा था। मेरे ऊपर आज तक किसी गैर मर्द की नज़र तक नहीं पड़ी थी। इस तरह मेरे करीब आना तो दूर की बात थी। मैं आप पर विश्वास भी कर लूं कि आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप और मैं जिस हालत में एक ही कंबल में थे वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं जीनी मुझे ये ज़िंदगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और मेजर अभय एक गहरा सांस लेकर रह गया था। ठीक है, तुम्हारे ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी ना, और अब तुम इस बात से दुखी हो कि मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। वो कुछ ही पलों में बहुत बड़ा फैसला ले चुका था। मैं तुम्हारे साथ एक जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तब तो मैं तुम्हारे लिए गैर नहीं रहूँगा ना, और तब तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। उस लड़की ने नज़र उठाकर मेजर अभय को देखा था। मैं झूठे वादे नहीं करता, वादा है तुमसे। तुम्हें अपनी जायज़ पत्नी बनाकर तुम्हें पूरा सम्मान और मान दूंगा। अभी फ़िलहाल तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचाना है और तुम्हें लेने, तुम्हारी इज्जत बनाने मैं ज़रूर आऊँगा। ये एक मेजर का वादा है तुमसे। ये कहकर वो बाहर निकल गया था और आरती सिसक पड़ी थी। जल्दी ही उसके माँ बाप का पता लगा लिया गया था और उसे उसके माँ बाप के हवाले करते हुए उसने आंखों ही आंखों में उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। और आरती एक उम्मीद भरी नज़र उस पर डालते हुए अपने माँ बाप के साथ चली गई थी। कुछ ही दिन बाद उसकी छुट्टियाँ हुईं और वो अपने घर लौट आया था। लेकिन इस दिल का क्या करता जो उस लड़की के पहलू में जाकर बैठने के लिए मचलने लगा था। जब उस रात की उसकी संगत महसूस होती तो उसका दिल खुद ब खुद धड़कने लगता, होठों पर मुस्कान आ जाती, उसके नर्म वजूद की नरमी महसूस करता तो दिल में नए एहसास पनपने लगते थे और इस एहसास से दिल में गुदगुदी सी होने लगती थी। जब उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन तब उस लड़की के लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन जब से वो उससे दूर हुई थी उसे समझ आया था वो उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखने लगा है। और फिर यही मौका था, उसने अपनी माँ भावना जी को अपने दिल की हालत बता दी, जबकि भावना जी तो हत्ते से ही उखड़ गई थी। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की को उठाकर मेरी बहू बना दोगे? मेजर सुनील राठौड़ के बेटे हो तुम, जिनका नाम लोग एक गांव में नहीं आसपास के गांव में भी बहुत इज्जत और सम्मान से लेते थे। उसकी बहू इतनी मामूली से घराने से हरगिज भी नहीं। मैं तुम्हारी शादी ठाकुर प्रताप की बेटी के साथ तय कर चुकी हूँ और उसी से तुम्हारी शादी होगी। जबकि अभय अपनी माँ की बात पर हैरान हुआ था। मामा, बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लेने के हक रखती हूँ।
लेकिन ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है मम्मा, और मैं अपने दिल की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आरती से ही शादी करूँगा। मैं उससे वादा कर चुका हूँ, और मैं भी ठाकुर प्रताप से वादा कर चुकी हूँ कि उसकी बेटी नंदिनी ही तुम्हारी बीवी बनेगी। तो आपका वादा तो उसी सूरत में पूरा होगा ना, जब मैं जिंदा बचूंगा, क्योंकि एक मेजर अपने वादे से मुकर जाए उसके लिए मरने के बराबर है, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं, मुझे मरते देखना चाहती हैं, तो बेशक उस लड़की से मेरी शादी करवा दें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। और भावना जी यहीं पर आकर हार चुकी थीं, लेकिन उसी पल से उनके दिल में उस अनजान लड़की के लिए नफरत पनपने लगी थी। उन्होंने गहरा सांस लेते हुए अपने बेटे को देखा था, जो हमेशा से ऐसे ही जिद्दी था। ठीक है, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन शादी मेरी शर्तों के अनुसार होगी। अभय चौंका था। कैसी शर्तें मम्मा? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले शादी तो करो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जबकि मेजर तो इसी बात पर खुश हो गया था कि उसकी शादी आरती से हो रही थी। आरती जो अभय के वादे पर आस लगाए बैठी थी, अब उसकी आस टूटने लगी थी। वो अपने आप को आईने के सामने खड़े देख रही थी, अपने पूरे वजूद को घो रही थी, जो पूरी रात के लिए उस मेजर अभय की बाहों में रहा था। अब कैसे ये अपना आप किसी दूसरे के हवाले कर सकती थी, जबकि वो उसकी हर खूबसूरती से आशना हो चुका था। वो तो अब खुद को तन और मन से मेजर अभय का मान चुकी थी। उसे लगा कि वो झूठा वादा कर गया है, अब नहीं आएगा। लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, और आज वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दिल में नेचुरल डर और झिझक समाई हुई थी, जो मोस्टली इस समय लड़कियों पर छाई होती है। साथ ही साथ उसने मेजर अभय के हवाले से न जाने कितने रंगीन ख्वाब बुन लिए थे, ये जाने बिना कि उसके ये सारे ख्वाब बस टूटने ही वाले थे। उधर मेजर अभय हसीन रात के सपने सजाए अपने कमरे की ओर बढ़ा था कि भावना जी एकदम उसके सामने आई थी। रुक जाओ अभय, कहाँ जा रहे हो? मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने कमरे में और कहाँ? शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुमसे कहा था शादी कर लो, लेकिन शर्तें मेरी होंगी, और अब उन शर्तों को पूरा करने का टाइम आ गया है। कैसी शर्त मम्मा? अभय का दिल धड़का था। शर्त यही है कि जब तुमने शादी की बात की थी तो मैंने बाबा जी से बात की थी। उन्होंने बताया ये लड़की हमारे घर के लिए मनहूस साबित होगी, लेकिन उसकी मनहूसियत का एक ही तोड़ है कि तुम कम से कम 3 महीने तक उसके करीब नहीं जाओगे, और अब यही मेरी शर्त है। अपनी माँ की ये शर्त सुनकर अभय परेशान हुआ था। माँ, कैसी बेकार की सोच है आपकी, मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम्हें मानना होगा अभय, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात मानो, और अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। जबकि अभय सांस रोके अपनी जिद्दी माँ को देख रहा था। वो शादी कर चुका था, आरती को अपना बना चुका था, लेकिन पाकर भी उसके करीब नहीं जा पा रहा था। ये सितम क्यों? उसने बेबसी से अपनी माँ को देखा था। जाओ, जाकर मेरे रूम में सो जाओ, आज की रात तुम्हारे रूम में मैं सोऊंगी, और जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक इस रूम में नहीं आओगे। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई थी, जबकि अभय बेबसी से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था। आरती, जो कि अभय का इंतजार कर रही थी, अपनी सास को कमरे में आता देखकर एकदम सर झुका गई थी। बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हो मेरे बेटे का, ये जाने बिना कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ उसकी ज़िंदगी में तो आ गई हो, लेकिन कभी उसकी संगत नसीब नहीं कर पाओगी। तुम जैसी मामूली लड़की को मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं, अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने आगे बढ़कर आरती का मुंह दबोचा था। फिलहाल तो भूल जाओ कि अभय तुम्हारे करीब आएगा। वो 3 दिन में अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें उसकी ज़िंदगी से हमेशा निकालने का प्लान बनाऊंगी, समझी? अब उठो और वहाँ सोफे पर जाकर सो जाओ, इस बेड पर मैं सोऊंगी। जबकि आरती तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसकी खुशियों का, उसके ख्वाबों का महल यूँ टूट कर चकनाचूर हुआ था कि वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पूरे 3 दिन तक अभय ने आरती को नहीं देखा था। जाने से कुछ देर पहले उसने अपनी माँ से विनती की थी कि एक बार आरती से मिलने तो दें, और तब कहीं जाकर उसे आरती से मिलने का मौका मिला था। आरती को सामने देखकर वो कितनी ही देर तक उसे देखता रह गया था। कुछ ही दिनों में वो गुलाब का फूल थी जो एकदम मुरझाकर रह गई थी, जबकि आरती भी उसे देखकर इमोशनल हुई थी। जल्दी से नजरें झुकाकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की थी। अभय ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया था। आरती, ये जो हमारे बीच की दूरियां हैं, ये बस कुछ दिनों के लिए हैं। मैं तो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर पाया। मम्मा को बहुत मुश्किल से मैंने शादी के लिए मनाया था, और अब जबकि हमारी शादी हो गई
तो मैं चाहता हूँ सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए मैंने माँ की बात मान ली। वादा करता हूँ 3 महीने के बाद आऊँगा, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। उसने आगे बढ़कर आरती के माथे को चूम लिया था और आरती तड़प कर उसके सीने में समा गई थी और बेतहाशा रो पड़ी थी। प्लीज आरती, इस तरह रोकर मुझे कमजोर मत करो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। उसने आरती के चेहरे को हाथों में लेकर उसके आंसुओं को अपने होठों से चुन लिया था। आई लव यू आरती। और ये सुनकर आरती रोते हुए भी मुस्कुरा दी थी। जानती हो, उस दिन तुमसे शादी का वादा किया था, सिर्फ अपने संस्कारों के हाथों मजबूर होकर, लेकिन कब तुमसे मोहब्बत कर बैठा पता ही नहीं चला। शादी की पहली रात तुमसे इजहार मोहब्बत करके अपनी सारी चाहतें तुम पर लुटाना चाहता था, लेकिन शायद अभी हमारी किस्मत में मिलन नहीं है। 3 महीने तक मेरा इंतजार करना आरती, उस दिन हमारे मिलन की रात होगी और उस दिन हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। वो आरती के आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमकर उसे बाय बोलकर कमरे से बाहर आ गया था। अपनी माँ और अपनी बहन सुरभि से मिलने के बाद उसने एक नज़र खिड़की पर खड़ी आरती पर डाली थी और आरती कमरे की खिड़की से तब तक नहीं हटी थी जब तक बोस की आंखों से ओझल नहीं हो गया था। और अब भावना जी को पूरी पूरी आज़ादी मिल चुकी थी आरती को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालने की। ये 3 महीने कैसे काटे थे ये तो अभय जानता था या आरती। भावना जी कभी भी आरती को अकेले में अभय से बात नहीं करने देती थीं। जब भी अभय आरती से बात करने के लिए कहता तो उसके सर पर सवार रहती थी और आरती बस हूँ हाँ में जवाब देती रहती। कोई रोमांटिक सी बात कहता तो उसका चेहरा लाल होता और जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती। अभय उसके मुंह से अपने लिए कुछ सुनना चाहता था, कोई प्यार भरी बात, लेकिन उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाती थी। भावना जी को सामने खड़े देखकर आरती कुछ कह ही नहीं पाती थी। जैसे तैसे करके ये जुदाई का लंबा समय भी कट गया था और अब मेजर अभय 3 महीने के बाद छुट्टियों पर घर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ये शादी के बाद उसकी पहली छुट्टी थी और मेजर अभय की आंखों में अपनी नाजुक सी खूबसूरत बीबी का चेहरा जमकर रह गया था। उसकी शर्मीली सी मुस्कान और उसकी उठती गिरती लंबी घनी पलकें अभय के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ रही थीं। इस बार अभय ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो ड्यूटी पर आते हुए हर सूरत आरती को साथ लेकर आएगा, क्योंकि अब वो उसके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। सोचने लगा कि माँ को भी किसी तरह इस बात के लिए मना लूँगा कि वो अब उसके साथ रहेगी, क्योंकि अब उसकी लगाई हुई पाबंदी का टाइम भी पूरा हो चुका था। लेकिन वो क्या जानता था, इंसान कई इरादे बना लेता है मगर होता कुछ और है। अपने दिल पर काबू पाता मेजर अभय ने आरती को सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला और एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। एक बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बेल पर उसे उस दुश्मने जां की खनकती हुई आवाज़ कानों में टकराई थी, जैसे उसकी सारी थकान कहीं गुम हो गई थी। क्या बात है, आज डायरेक्ट तुमने फ़ोन कैसे उठा लिया? वो मम्मी जी बाथरूम में हैं, उनका फ़ोन बज रहा था, मैंने देखा आपका नंबर था तो उठा लिया। कहाँ पहुँचे? मैं सुबह से तैयार बैठी आपका इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ, आप जल्दी आ जाएं। दूसरी तरफ आरती थी, शायद अपनी बेकरारी को छुपा नहीं पाई थी, जबकि उसकी बेकरारी को महसूस करके अभय जोर से हंस पड़ा था। मैं भी कम बेकरार नहीं हूँ आरती, तुम्हारे पास आने के लिए। बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर तुम मेरी बाहों में होगी और आज तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोकर। बोलते बोलते अभय का अंदाज मदहोश हुआ था और आरती का दिल धड़कने लगा था। वो शर्माते हुए कॉल कट कर चुकी थी और अभय के होंठ मुस्कुरा उठे थे। आरती की बात ने उसका दिल खुश कर दिया था। इन 3 महीने में उसने हर वक्त इन दूरियों के मिटाने के बारे में सोचा था, मगर घर पहुंचने से पहले गुलाब और बेले के ताजे गजरे और वाइट टुलिप का बुके खरीदना नहीं भूला था। आरती की खुशी का अंदाजा लगाते अंदर अंदर वो खुद भी खुश हुआ था। घर पहुंचकर आरती का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने की बजाय उसकी माँ की चीख ने उसका स्वागत किया था। वो घबराया हुआ सा आगे बढ़ा और माँ की आवाज़ की तरफ भागा था, जो कि सुरभि के कमरे की तरफ से आ रही थी। उनके चेहरे पर अविश्वास और दुख के गहरे बहाव थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अपने गम को काबू करना चाहती थी। अभय ने आगे बढ़कर देखा, वहां सुरभि औंधे मुंह फर्श पर गिरी पड़ी थी और हौले हौले लरज रही थी। उसके मुंह से झाग भी बह रहे थे। अपनी बहन की हालत देखकर बेताबी से वो उसके करीब आया था और झुककर उसे पुकारने लगा, सुरभि क्या हुआ, आंखें खोलो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, उठो सुरभि। सुरभि तकलीफ से तड़पती एक झटका खाकर खामोश हुई थी। जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर चलो, मेरी बच्ची को क्या हो गया अभय, जल्दी करो। भावना जी मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी थी।
जो सुरभि को झंझोड़कर जगाना चाह रहा था, मगर उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अभय ने उसकी नाक के करीब उंगलियां ले जाकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश की थी। नब्ज थामी तो एकदम सन्नाटे में चला गया था। सुरभि की सांसें थम चुकी थीं और अभय अपनी बहन के हुई अचानक मर जाने पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। मम्मा, अस्पताल जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं बची। सुरभि हमें छोड़कर जा चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको बिल्कुल सही सलामत छोड़कर गया था, फिर अचानक उसको क्या हुआ? बहती आंखों के साथ वो माँ की तरफ देखने लगा। चेहरे पर मायूसी और नामे हिलाता सर देखकर भावना जी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। नहीं अभय, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उस जालिम का? मार डाला मेरी सुरभि को, मेरी मासूम बच्ची को उसने। वो जोर जोर से चीखते हुए रो रही थी और अभय अपनी माँ की बात पर चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा था। किसने मार डाला मम्मा? आप कहना क्या चाहती हैं? कौन है मेरी बहन की मौत के पीछे? अभय की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तुम्हारी बीवी ने मार डाला मेरी बच्ची को। अरे उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारी बीवी का? हर वक्त हंसती मुस्कुराती मेरी फूल सी बच्ची, उसको इतनी बुरी लगने लगी कि जान ही ले ली। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तुम्हारी बीवी ने इस मासूम के साथ किया है। भावना जी जोर जोर से रो रही थी। मम्मा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको आरती पसंद नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वो इतनी बुरी हरगिज नहीं हो सकती कि मेरी बहन की जान ले ले। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभय कमजोर सी दलील देता हुए बोला था। तुम्हारी जवान बहन तुम्हारे सामने मुर्दा हालत में पड़ी है और तुम अब भी अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो अपनी बहन की हालत, जिसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और जिस्म नीला होता जा रहा है। क्या ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे गलत कहोगे? उसके अलावा इस घर में होता ही कौन है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं खुद ही अपनी फूल सी बच्ची को मारूंगी? मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ अभय? भावना जी अपनी बात पर डटी थी और अभय को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये जो कोई भी है, मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, मगर पहले हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर हमने ज़्यादा देर की तो मेरी बहन पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही न जाने कितनी तकलीफ सहकर मेरी बहन ने अपनी जान दी है। अब और दुनिया से चले जाने के बाद लोग उसकी पीठ के पीछे सारी ज़िंदगी उसको बुरे शब्दों से याद करें। ये मौका मैं दुनिया को हरगिज नहीं देना चाहता। वो तेजी से सुरभि को कमरे से उठाकर बाहर लेकर आया था। पल भर में घर का माहौल बदल चुका था। सुरभि की मौत ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया था। चीख पुकार की आवाज़ों ने धीरे धीरे गली मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने हवेली में आना शुरू कर दिया था, जहाँ सुरभि की माँ भावना जी गम से निढाल सुरभि सुरभि पुकार रही थी। अचानक जवान मौत पर हर आंख भरी हुई थी, मगर ये भगवान की करनी थी। उसे ऐसे ही दुनिया से जाना था। अब मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा था, मगर लोगों के इकट्ठा हो जाने पर भावना जी सबके सामने रोते हुए सीना पीट रही थी। मेरी फूल सी बच्ची को उसकी अपनी सगी भाभी ने मार डाला और एक भाई जो अपनी बीवी से सवाल जवाब करने की बजाय खामोशी से खड़ा न जाने किस बात का इंतजार कर रहा है। उसको अपनी जवान बहन की मौत का भी एहसास नहीं हुआ। अभी तक बीवी के गुण गाया जा रहा है। सुरभि ने न जाने किस गुनाह की सजा पाई है। मैं किससे इंसाफ मांगूंगी? हे भगवान, तू ही मेरी बच्ची की मौत का बदला लेना। उसका भाई तो बेरहम हो गया है। किसी ने सच कहा है, बीवी के सामने मर्द को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जानबूझकर लगातार रोते हुए भावना जी न सिर्फ भीड़ को सुरभि की मौत की वजह बता रही थीं, बल्कि अपने बेटे की खुदगर्जी का ढिंढोरा भी पीट रही थीं। और वो नहीं जानती थीं कि उनकी मांगी हुई दुआ किस कदर तेजी से कबूल होने वाली थी। जल्दी ही सुरभि की मौत का इंसाफ होने वाला था। वहां मौजूद औरतें अपने दिमाग के हिसाब से कहानियां बनाने लगीं। कोई कहती कि शक्ल से मासूम दिखने वाली भाभी इस कदर जालिम हो गई कि पति की इकलौती बहन को ही जान से मार दिया, तो कोई कहती इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है सुरभि ने खुदकुशी की है। हो सकता है उसे उसकी भाभी ने ना मारा हो और उसने खुदकुशी न की हो। शायद उसका वक्त ही पूरा हो गया था। एक समझदार औरत ने वहां मौजूद औरतों की बोलती जबान को चुप करवाना चाहा। खैर, जितने मुंह उतनी बातें थीं। लगातार इसी तरह की कहानी बनती और बिगड़ती जा रही थी और अभय, जो बहन की मौत पर इस तरह की बातें सुनकर सदमे से पागल हो रहा था, खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सोचकर वो अपने कमरे में आया था। घर आते हुए अभय ने कब सोचा था कि घर में उसके लिए कयामत इंतजार कर रही थी।
कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक कोने में ज़मीन पर बैठी आरती डर से कांप रही थी और लगातार सर नामे हिलाए जा रही थी। ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? आरती लगातार इन्हीं शब्दों को दोहरा रही थी। आरती, होश में आओ। तुम घर पर ही थी तो मुझे बताओ कि सुरभि के साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अभय आरती के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला था। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। आरती जैसे अपने होश में नहीं लग रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। इस वक्त एक झटके से दरवाज़ा खोलकर भावना जी अंदर आई थीं। पूछो पूछो अपनी बीवी से, इसने ये हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी को, क्या मेरी बेटी का इस घर पर कोई हक नहीं था कि उसे जान से ही मार दिया? अगर उसे मेरी फूल सी बच्ची से इतनी तकलीफ थी तो मुझे बता देती। मैं उसे लेकर कहीं और चली जाती, कम से कम मेरी बच्ची जिंदा तो रहती। भावना जी के लगातार जिद करने पर आरती सख्ती से ना में सर हिलाते हुए बुरी तरह रो पड़ी थी। मामा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये इन बातों का समय नहीं है। मैं बाद में हर मामले को खुद ही देख लूँगा। अभी हमें ये सब बातें नहीं करना चाहिए। घर में लोग इकट्ठा हैं। अभय जैसे बर्दाश्त के एक मुश्किल दोराहे से गुजर रहा था और फिर थोड़ी देर में सुरभि का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अभय को रह रहकर अपनी बहन की मासूम हरकतें याद आ रही थीं, जो खुद से 5 साल बड़े भाई से जबरदस्ती लाड उठवाती और हंसती मुस्कुराती पूरे घर की रौनक थी। भाई, अब आप घर से अपनी यूनिफॉर्म में जाया करें। मुझे आपको इस यूनिफॉर्म में देखना अच्छा लगता है। अभय आर्मी फोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर भी हर वक्त इसी बात की जिद करती और अभय मुस्कुराकर रह जाता। मगर इस बार उसको अपनी बहन जिस हालत में मिली थी वो दर्द से टूटकर बिखर गया था। मेरी बहन के साथ ये जुल्म किसने किया? क्या आरती सुरभि के साथ ये सब कुछ कर सकती है? अभय के दिमाग में आरती का मासूम चेहरा और डर से कांपता बदन आने लगा था तो वो खुद ही अपनी सोचों को झटकने लगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत छोटे दिल की मासूम सी लड़की है। वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है? वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? ममा लगातार उसी के बारे में क्यों कह रही हैं? वो अलग अलग सोचों में घिरा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्द से जल्द इस बात का खुलासा कर ले कि असल गुनहगार कौन है, ताकि उसको सजा दी जाए और अभय के सीने में जलती आग को ठंडक मिल सके। मैं तुमसे कहती रही कि अपनी बीबी से पूछो, मगर नहीं, मेरी बात पर तो तुम्हें यकीन ही नहीं था। अगर ऐसा है तो अब अपनी बीबी से खुद ही पूछ लो। उससे कहे वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताए कि मैं गलत कह रही हूँ या सच। उसने मेरी सुरभि की जान नहीं ली थी क्या? और अभय जो गम और गुस्से से परेशान सा घर में दाखिल हुआ था, उसकी माँ एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। माँ के कहने पर उसने सर उठाया तो हॉल के कोने में सर झुकाकर खड़ी आरती ने कुछ पल के लिए अपना सर उठाया था और अभय की सवालिया नजरें खुद पर जमी देखकर रोते हुए अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने सुरभि की जान ली है क्योंकि मुझे उसका इस घर पर और आपके दिल पर कब्जा पसंद नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे सुरभि से नफरत थी और मैंने अपनी नफरत के हाथों मजबूर होकर उसकी जान ले ली। आरती सर झुकाए बोले जा रही थी और अभय के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों में नफरत से चिंगारियां फूट रही थीं। ऐसा महसूस होता था वो आरती को कुछ ही पल में जलाकर राख कर देगा। वो अपनी बहन से इतनी ही मोहब्बत करता था कि उसे उस तकलीफ से दो चार करने वाले को जिंदा जला देता। ये तुम कह रही हो आरती? तुम जानती हो ना, सुरभि मेरी बहन थी और जो तुम कह रही हो उसके अनुसार तुम उसकी कातिल हो और कत्ल की सज़ा किस कदर संगीन होती है तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है। मेरी बहन को तुमने क्यों मारा? ऐसा कैसे कर सकती हो? मेजर अभय जैसे आरती के शब्दों को दोबारा से सुनना चाहता था। मैं किसी सज़ा के बारे में नहीं जानती अभय, ना ही मैं नफ़रत में ये जान पाई थी कि जो कदम मैं उठा रही हूँ उसके बाद मेरा क्या होगा। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें, फांसी चढ़ा दें या खुद ही गोली मार दें, जो चाहे करें, मगर मुझे बार बार इस जुर्म की गवाही न लें। मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, अब आगे नहीं बताऊंगी। वो झुके सर के साथ दबी दबी आवाज़ में बोले जा रही थी और अचानक ही अभय का हाथ उठा और उसके नाजुक से गालों पर अपने सख्त हाथ की छाप छोड़ चुका था। सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर पहले जुर्म साबित हो जाए, फिर मैं खुद अपना गुस्सा ठंडा करूँगा। उसके बाद तुम्हें कानून के हवाले करूँगा और तुम्हें इस कदर भयानक सज़ा दिलवाऊँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अभय के बोलने का अंदाज सर्द और पथरीला था। अभय, जब लड़की ने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि वही कातिल है, तो फिर किसी की गवाही की गुंजाइश कहाँ रहती है?
तुम्हें पहली फुर्सत में इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि ये अपने अंजाम को पहुंच जाए। इस वक्त शायद ये भी अपने किए पर पछता रही है, इसलिए इसने सच बोल दिया है। कहीं ऐसा ना हो ये अपने शब्दों से मुकर जाए और बाद में तुम्हें कोई ठोस सबूत भी ना मिल पाए जिससे तुम कातिल का पता चला सको। इसलिए बेहतर है इसको अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करो। जुर्म को साबित करवाना पुलिस का काम है और ये काम तुम उन्हीं को करने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। भावना जी की बात सुनकर वो सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ चुका था और फिर भावना जी ने अभय की एक न सुनी आरती को पुलिस के हवाले कर दिया। अभय ने घर की एक एक चीज को छान लिया था, मगर इस बात का कोई ठोस सबूत उसके हाथ नहीं लगा था कि सुरभि को जहर कैसे दिया गया था। वो हर पहलू पर गौर करने लगा था। वो ये बात मान ही नहीं सकता था कि आरती जैसी सादा मिजाज और मासूम सूरत की लड़की इस कदर बड़ा कदम उठा सकती है। वो तो अपनी सास की तंजिया बातों को भी सर उठाकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, फिर किसी की जान कैसे ले सकती थी। मगर उसने अपने जुर्म को स्वीकार तो खुद ही किया था ना, और मेजर अभय जैसे इंटेलिजेंट बंदे का दिमाग खाली होकर रह गया था। वो सच और झूठ की पहचान नहीं कर पा रहा था। शायद अपनी बहन की अचानक मौत ने उसको सोचने समझने की सुध बुध से खाली कर दिया था। मेजर अभय, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और हर तरह से आरती से सवाल किए हैं, लेकिन मुझे किसी पहलू से वो मुजरिम नहीं लगती। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी गुनहगार या कातिल जैसी हरगिज नहीं है। कातिल की आंखों में नफरत या फिर शर्मिंदगी होती है, मगर उसकी निगाहों में सिर्फ डर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई औरतें जुर्म करने वाली देखी हैं और रोज़ कई तरह के मुजरिम मेरे पास लाए जाते हैं, मगर ये उनसे बिल्कुल अलग है। मेरा कई सालों का अनुभव कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है और हो सकता है किसी दबाव में आकर अपना जुर्म स्वीकार कर रही हो जो कि इसने किया ही ना हो, और अब सजा का सोचकर डर के मारे बुरी तरह काँप रही है। इंस्पेक्टर, क्या आपको यकीन है ये डर की वजह से बयान देने पर मजबूर हुई है? मेजर अभय ने पूछा। उसका बयान 3 तरह का है। मेरे सामना करते ही उसके माथे पर पसीना आने लगता है। मुझसे नजरें नहीं मिला पाती। पहले दिन उसका बयान था कि मैंने नफरत में अपनी ननद को मारा। मैंने उसे जहरीली बूटी दी थी और बाद में पता चला कि वो तो इस बारे में खुद भी नहीं जानती कि क्या चीज़ जहरीली है और क्या नहीं। मैंने उसे थोड़ा टॉर्चर भी किया कि शायद वो सच्चाई बता दे, मगर सब बेकार गया। अगले दिन मैंने उसे दोबारा बुलाया तो कहने लगी कि मैंने नहीं मारा, मगर जल्दी ही अपनी बयान की सफाई देने लगी कि गलती से एक्सपायर दवा उसको खाने को दी थी क्योंकि उसके सर में दर्द था। उसका जिक्र करते हुए उसके शब्दों में गहरा दर्द भी महसूस होता है, जैसे उसको सुरभि की मौत का बहुत दुख है। जबकि कल उसका बयान था कि उसको सांप ने डस लिया था और सांप मैंने उसके पास लॉन में देखा था, मगर मैंने उसे बताया नहीं कि मेरा काम आसान हो जाए क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझ पर रोज़ झगड़ती थी, इसीलिए मैं उसको मारना चाहती थी। अब आप बताएं कि उसकी मौत लॉन में हुई थी? नहीं ना। वो तो ये भी नहीं जानती जिस वक्त सुरभि की लाश मिली वो कौन सा वक्त था, लाश कहाँ मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ थे? पुलिस इंस्पेक्टर सुधा, जिसको जान पहचान की वजह से मेजर अभय ने ख़ास तौर पर यह काम सौंपा था, अपने ख्याल बता रही थी। उसके सेल फोन से भी कोई ऐसी कॉल या मैसेज रिकॉर्ड नहीं मिला। बस वो खुद को ही सुरभि की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है और यही उसका फोकस है। सर, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो मासूम नाजायज़ सज़ा पा जाए और बाद में आपको पछतावा हो। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बात पर थी, मगर फिर मुझे अपनी बहन के मुजरिम का पता कैसे चलेगा? मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेजर अभय का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पर आने जाने वालों का और अपनी माँ पर भी आपको अच्छी खासी नज़र रखना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात को आप खुद गहराई से नोटिस करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सबूत मिलेंगे। हो सकता है सुरभि किसी वजह से खुद ही अपनी जान ले चुकी हो, मगर आपकी माँ या आपकी बीवी ये बात छुपाना चाहती हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नया पहलू सामने रखा था। आप कहना क्या चाहती हैं? मेजर अभय की गैरत को ये बात स्वीकार न हुई थी। मेजर अभय साहब, आजकल की लड़कियां बहुत जज्बाती हो गई हैं। अक्सर इस तरह के केसेस होते हैं कि घर वालों को लगता है हमारी बेटी पढ़ने गई है, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। मतलब साफ था, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को पूरी आज़ादी दे चुका था, वो मुझे सब बताती थी, तो इस तरह की बात मुझसे क्यों छुपाती? हमारे घर का हर इंसान आज़ाद ख्याल है। अभय के तेवर बिगड़े थे। कुछ भी मुमकिन है। आप खुद अपनी बीवी को भरोसे में लेकर उससे जानने की कोशिश करें सर। मैंने महसूस किया है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। जब भी आपका नाम आता है तो उसकी आंसुओं से भरी आंखें चमकने लगती हैं
आप उसे अपने तरीके से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगी। और फिर मैं ज़्यादा देर तक आपकी बीबी को बिना किसी वजह के यहाँ पर नहीं रख सकती, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। अगर कोई सीनियर विजिट कर लेता है तो फिर मैं और आप मुश्किल में फंस जाएंगे। आज ही उनको यहाँ से ले जाएं। घर पर नहीं रख सकते तो किसी होटल या फ्लैट में रखें और अपने साथ का यकीन दिलाएं और सच्चाई जानने की कोशिश करें। आरती, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मुझे सब सच सच बताओ। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ, कुछ भी ऐसा जिससे हमें सच्चाई जानने में मदद मिले। तो मुझे कुछ भी मत छुपाओ। अगर किसी तरह का झूठ बोल रही हो तो सच बता दो। बाद में मैं तुम पर किसी भी तरह का तरस नहीं दिखाऊंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम खुद जानती हो, एक जवान और खूबसूरत लड़की अगर थाने में लावारिस हो तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। और तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो कान खोलकर सुन लो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने सब कुछ सच बताना शुरू नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। और फिर अगर मेरे डर से भी ये लोग तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत नर्म व्यवहार कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आज़ाद हो जाएंगे। मेजर अभय ने उसको धमकाते हुए गौर से उसके चेहरे के हाव भाव देखे थे। अभय से दूर जाने का ख्याल आरती के चेहरे पर एक साया बनकर लहराया था। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करना। मैं अपने किए की सज़ा पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर भगवान के लिए मेरे साथ कोई और जुल्म मत करें। आरती उसकी बात पर बेहद दुखी हुई थी। आज अभय के बोलने का अंदाज बिल्कुल सर्द और अजनबी था। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें तलाक देकर। अगर मुझे सारी सच्चाई न बताई तो, अभय ने गुस्से से सलाखों को मजबूती से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। तुम्हारी खामोशी तुम्हें और भी शक में डाल रही है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो तुम्हें बिना किसी डर के मुझे सब कुछ बताना होगा। मेरा यकीन करो, अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे हर कदम पर अपने साथ पाओगी। तुम्हें बचाने के लिए मैं हर किसी से लड़ने को तैयार हूँ, मगर सिर्फ उस सूरत में कि तुम मेरी बहन की कातिल ना हो। सोच लो तुमने क्या फैसला करना है। मैं गिनती शुरू करने वाला हूँ। उसने आरती के हाथ में उम्मीद की डोर थमाई थी और साथ ही साथ तलाक का कहकर डरा भी दिया था। और उस पर प्रेशर डालने के लिए उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी और आरती का रंग सफ़ेद पड़ने लगा था। 3, 2, 1। मेजर अभय ने गिनती पूरी कर दी थी। ठीक है, तुमने कल ही अपनी मनमानी, अब मैं अपनी करूँगा। हवलदार पांडे, तलाक के पेपर दो मुझे। उसने हवलदार पांडे को इशारा किया जो कुछ पेपर हाथ में लिए खड़ा था, जो कि एक खाके एनवलप के अंदर थे। एनवलप के अंदर सादा पेपर थे जिन्हें दिखाकर वो सिर्फ आरती को डराना चाहता था और उसके मुंह से सब कुछ सच सुनना चाहता था। उसकी ये कार्रवाई देखकर आरती के पैरों पर जैसे जान न रही थी और वो जमीन पर गिरती चली गई। उसके गिरने पर अभय ने गहरा सांस लेकर उसकी ओर देखा था। कुछ देर में इंस्पेक्टर सुधा वहां पर मौजूद थी। क्या हुआ सर, अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया? मेजर अभय। वो अभय के चेहरे पर सख्त पथरीले भाव देख चुकी थी। ये बेहोश हो गई है। मैंने पहले ही भी बताया था कि इन पर गहरा दबाव है। दूसरों की बातों पर यकीन करने की बजाय इससे नरमी से पेश आएं और सच्चाई को जानने की कोशिश करें। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाला तो ये ज़रूर होगा कि इसकी जान जा सकती है। कोई भी इंसान अपनी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं सह सकता। अभय ने अपने तने हुए भाव ढीले छोड़े और ख़ुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो ठीक कर रहा था या गलत। लॉकअप से निकाल कर वो आरती को बाहों में उठाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा था। पिछली सीट पर सावधानी से लिटाते हुए चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो आरती थोड़ा सा कसमसाई। आंखें खोलो आरती, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे अब, बस तुम ठीक हो जाओ। अभय उस पर झुका, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा और फिर हैरत से सवाल किया, मैं यहाँ पर कैसे आई? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बेयकीनी से अभय की तरफ देख रही थी। तुम ठीक हो? वो उसको नरमी से पूछ रहा था, मगर उसकी सवालिया निगाहों को खुद पर जमा देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम घर जा रहे हैं। मुझे तुम पर कोई शक नहीं, मगर शायद सच्चाई जानने की खातिर तुम्हें मैंने ज़्यादा ही दबाव में डाल दिया था कि तुम इस हाल को पहुंच गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो उसे तसल्ली देता हुआ ड्राइविंग करने लगा था और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे बेटा, लेकिन इसको साथ क्यों लाए हो? क्या तुम्हारा खून इस कदर सफ़ेद पड़ चुका है कि तुमसे बस 3 दिन में ही सब्र न हुआ और आज तुम इसको अपने साथ लिए चले आए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कैसे मर्द हो, कैसे भाई हो कि बहन के कातिल को घर ले आए? तुम्हें क्या सिर्फ इतना ही याद है कि ये तुम्हारी बीवी है?
क्या तुम्हें अपने बहन की मासूम सूरत याद नहीं आती? भावना जी बेटे को घर में दाखिल होता देखकर तो सुकून से हुई थी, मगर उसके पीछे आती आरती को देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा आया था। एक पल भी नहीं लगा बेटे को खूब शर्मिंदा किया था। वो पहले ही आरती पर बहुत प्रेशर डाल चुका था, अब और कुछ करना नहीं चाहता था। उसका दिल गवाही नहीं देता था कि आरती ने सुरभि को मारा है, और जब तक उसे ठोस सबूत नहीं मिल जाते वो आरती को तकलीफ देना नहीं चाहता था। इसलिए खामोशी से आरती का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर अपने हाथ में दवा खाकी लिफाफा निकाला और ताज़ा मोतिये के फूल वाले गजरे निकाल कर आरती के बालों में सजा दिए। देखो आरती, मेरी बहन की मौत को 3 दिन हुए हैं और मैं तुम्हें गजरे खरीद कर पहना रहा हूँ। इसी से अंदाज़ा लगा लो तुम्हें कितना चाहता हूँ। तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि अपनी पति की खुशी का ख्याल रखो। हमारे बीच के मैं सारे फासले मिटा देना चाहता हूँ। अभय पुरानी टोन में लौट आया था और आरती का हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक जा पहुँचा। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें। आरती के चेहरे पर घबराहट और डर सिमट आया था। मगर क्यों? मैं तुम्हारा पति हूँ, तो क्यों तुम मुझसे खुद को दूर रखना चाहती हो? तुम जानती हो आरती, ये 3 महीने मैंने कैसे तड़प तड़प कर गुजारे हैं। एक इंसान हूँ मैं और मेरे भी कुछ जज्बात हैं। तुम्हारे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है आरती? वो चिढ़ गया था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस मैंने बहुत देख लिए तुम्हारे नखरे, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वो गुस्से से बिखर कर बोला था। वो जानता था इस वक्त आरती दिमागी तौर पर परेशान है, इसलिए वो उसे सुकून ही तो देना चाहता था। अपनी संगत में अपनी बाहों में समेट कर उसे एहसास कराना चाहता था कि वो उसके साथ है। उसने आरती को अपने करीब करके अपने सीने से लगाया तो उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठी थीं। धीरे धीरे अपने होठों से उसने आरती के वजूद को चूमना शुरू कर दिया और वो अपना सांस रोके खड़ी थी। और जैसे ही उसके होंठ गर्दन से होते हुए उसके गालों तक आए थे तो उसे नमी का एहसास हुआ था और अभय हथियार डालने पर मजबूर हो चुका था। ठीक है, तुम सो जाओ। पहले ही तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खुद को और परेशान मत करो, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहता। अभय ने गहरा सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स किया था और कमरे से बाहर बालकनी में चला गया। दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी थी और वो इस जंग से परेशान हो चुका था। वो अंधेरे में कुछ तलाश कर रहा था, वो अंधेरा जो उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर हर तरफ फैलता जा रहा था, जिसमें गुम होकर वो अपनी बहन के कातिल को तलाश नहीं कर पा रहा था। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ था उसकी माँ की चीख उसके कानों में पड़ी थी और वो तेजी से अपनी माँ की चीख की तरफ लपका था, मगर उस वक्त वहाँ आरती नहीं थी। भावना जी वहाँ पर अकेली थीं। फिर वो आरती को क्यों कातिल बता रही थीं? सुरभि की मौत हादसा भी हो सकती थी। वो अलग अलग पहलुओं पर गौर कर रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं लगा। वो वापस बंद कमरे में आया जहाँ आरती न जाने कब की सो चुकी थी। वो भी काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए सोना चाहता था। वो जैसे ही बालकनी के दरवाजे को बंद करने लगा उसने एक साया बाहरी दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा था, तो वो एकदम चौंका। फिर एक भी पल गवाए बिना वो कमरे से बाहर भागा था। सीढ़ियों के करीब खड़े होकर उसने वो साया बहुत ही तेजी से अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते देखा था। अभय ने भी बिना कदमों की आहट पैदा किए उसी तरफ कदम बढ़ाए। हार्ट से वो अंदाजा लगा चुका था कि ये साया किसी मर्द का था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर से आने वाली आवाज़ों पर गौर किया, मगर अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। अगर वो अपने कानों से इतनी भयानक हकीकत न सुन लेता तो कभी मरकर भी यकीन न करता। अभय की हिम्मत जवाब दे गई थी। जोरदार अंदाज में दरवाजे को लात मारते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। सामने सोफे पर एक अजीब से हुलिये वाला आदमी बैठा हुआ था। काली रंगत, ऊंचा चौड़ा वजूद, केसरिया कपड़े और खुद को एक चादर में लपेटे बैठा था। मगर सवाल ये था आखिर वो है कौन, और उसकी माँ उसके साथ इस कदर फ्रैंक अंदाज में घर के मामले क्यों डिस्कस कर रही थी, वो भी रात के समय। बेटी के अचानक कमरे में दाखिल होने पर वो बुरी तरह बौखला गई थी। कौन है ये इंसान जिसके साथ आप मेरी मासूम बहन के बारे में बात कर रही हैं? अभय बिना किसी लिहाज के दहाड़ कर पूछा था। बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं सब बताती हूँ। भावना जी ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी थी। पहले इसे घर से निकालें। आप उसको अपने कमरे तक कैसे ला सकती हैं? जो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लगता है। बेटा इनको कुछ मत कहो, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। भावना जी के चेहरे पर डर के साए थे। जबान संभाल कर लड़के, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन वाला ना कर दूं, जिसको तड़प। उस इंसान के शब्द पूरे होने से पहले अभय ने उसके गिरेबान से पकड़कर झटके से खड़ा किया था।
मामा, मेरी बहन का कत्ल आरती ने नहीं किया था, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो जख्मी शेर बन चुका था। जबकि अभय की बात पर भावना जी का रंग सफ़ेद पड़ा था। अभय बेटा, मेरी बात सुनो, ये तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो। उनकी नाराज़गी में हमारा घर बिखर जाएगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? अभय हैरत से मुंह खोले अपनी माँ की बातों को समझने से परे था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जानते नहीं हो। मैं काली ताकतों को इस्तेमाल करता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो अभी खड़े खड़े अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें इस बदतमीजी पर जला डालूं। वो अपने गले पर अभय के हाथों की तरफ इशारा करते हुए खूंखार से अंदाज में बोला था। अभय की आंखों में खून उतर आया। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, इनके साथ इस तरह बदतमीजी मत करो। तुम नहीं समझोगे, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया था, इसी में हम सबकी भलाई छिपी थी। मुझे मजबूर मत करो, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। भावना जी के बोलने का अंदाज अब अजीब सा हो रहा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा दहशत में हो। मेरी बहन की मौत में और उसका इल्ज़ाम मेरी बीवी पर लगाकर उसे गिरफ्तार करवाकर कौन सी भलाई छिपी थी? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अभय का दिल खून के आंसू रो रहा था। सुरभि, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ कल जब वो लोग तुम्हें देखने आए तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम कल अपनी फ्रेंड पूनम के साथ पार्लर चली जाओ और अपनी स्किन केयर करवा लो। पता नहीं क्यों इतनी सुस्त हो। एक वो लोग हैं जो हथियार कांटों से लैस होकर बड़े बड़े अफसरों को फांस लेते हैं और अपने छोटे घरों को छोड़कर बड़े घरों की रौनक बन जाती हैं। खैर छोड़ो, अब गुजरी बातों पर मिट्टी डालो। ऐसा कहने से अपना दिल ही जलता है। मैं पूनम से कह दूंगी, तुम 4 बजे उसके साथ जरूर चली जाना। समझ गई? भावना जी हर कदम पर आरती को बेइज्जत करना अपना फर्ज समझती थीं, जो अपना सर झुकाए उनके सामने सोफे पर बैठी थी। माँ, मेरी स्किन ऐसी ही है और मैं अपनी केयर भी करती हूँ। अब रंगत का क्या करूँ? ये सांवलापन तो मुझे आपसे मिला है। कुदरती रंग को पार्लर वाली कैसे बदल सकती है? और मुझे कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और भाई ने वादा किया था वो मुझे पढ़ाई पूरी होने तक तंग नहीं करेंगे। प्लीज़ आप भी छोड़ दें ये सब। सुरभि की बात पर भावना जी गुस्से से तिल मिलाकर रह गई थीं। इस डायन के साथ रहकर इससे बदतमीजी सीख रही हो। माँ से बात करने की तमीज़ भूलती जा रही हो। अभी और इसी वक्त उठो और जाओ कमरे में और दोबारा मुझे इसके आसपास दिखाई मत देना। खैर, मैंने जो कहना था कह दिया। अब मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी ऐतराज़ नहीं सुनना। भावना जी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन मेहमानों के आने पर सुरभि घर से गायब हो चुकी थी और काफ़ी देर से वापस आई थी। माँ के चेहरे पर गुस्सा देखकर नज़र चुराती अंदर जाने लगी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का पालन न करने की? मैंने तुम्हें तैयार रहने को कहा था ना? फिर कहाँ चली गई थी और किससे पूछ कर गई थी? भावना जी आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। मामा, मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी। मैंने आपको बताया तो था मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर आप हैं कि जिद पर आई हुई हैं, तो मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। अब आप मुझे मजबूर न करें कि दोबारा ये कदम उठाऊं। इस बार तो वापस लौट आई हूँ, अगली बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर सारी ज़िंदगी लकीर पीटती रहना। चलती हूँ, मुझे अभी टेस्ट की तैयारी करनी है। सुरभि ने 2 टूक अंदाज अपनाया, मगर भावना जी की आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थीं। तुम हद से बागी होती जा रही हो सुरभि। तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं रखोगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। मुझे आंखें दिखाने लगी हो, इतनी बड़ी हो गई। भावना जी ने उसका हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था और उसे ले जाकर बेड पर धक्का देते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। आरती एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी, मगर आगे बढ़ने या कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। भावना जी ने खूंखार निगाहों से उसको घूरा और सर झटक कर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन तक सुरभि ने खूब हंगामा किया, मगर फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। भावना जी को जब यकीन हो गया सुरभि अब हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, तो उसको कमरे से निकलने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर घर से अब भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर एक दिन सुरभि को आरती से बात करते हुए भावना जी ने सुन लिया। आरती भाभी, प्लीज़ आप कुछ करें, भाई को इस बारे में बताएं, वो मेरी मदद करेंगे। मैं अमित को पसंद करती हूँ और मैं अमित से छुपकर शादी भी कर चुकी हूँ। उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मगर सुरभि, तुम जानती हो ना, मम्मी जी कभी ऐसा नहीं मानेंगी। आरती डर रही थी। उसकी फिक्र मत करें, अभय भाई सब संभाल लेंगे। माँ की भी उनके सामने एक नहीं चलती, वो बस मुझ पर रौब झाड़ती हैं। आप बस भाई से बात करें,
अगर मम्मी जी को पता चला तो क्या होगा सुरभि? तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, मुझे जान से मार देंगी। तुम अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बता दो ना, या फिर सब कुछ अपने भाई से बता दो। आरती परेशान हो रही थी। कैसे करूं भाई से बात? मामा ने मेरा फ़ोन छीन लिया है। मगर ये सब कुछ सुन लेने के बाद भावना जी अपनी ईगो के हाथों मजबूर इस हद तक चली जाएंगी, ये किसी के बहमो गुमान में भी नहीं था। पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थीं। उनके चेहरे से जाहिर था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं और अब सुरभि के साथ आरती की भी खैर नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को पट्टियाँ पढ़ाओ। मैं जानती थी तुम जैसी लड़कियां मनहूस होती हैं, मगर अभय ने मेरी एक न सुनी। अब देखो कैसे मज़े से मेरी बेटी को फरार होने के रास्ते दिखा रही है। तुम तो खुश होगी ना कि ये घर से चली जाए और तुम्हारी जान छूटे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसको देख लूँ, फिर तुम्हारा भी इंतजाम करती हूँ और तुम पहली फुर्सत में उस लड़के से तलाक लोगी। और आरती से बात करते वो अचानक सुरभि की तरफ पलटी थीं। भावना जी के इरादे अच्छे खासे खतरनाक थे। बस कर दे माँ, भाभी ने कुछ नहीं किया। वो तो जानती ही नहीं कि मैं अमित से शादी कर चुकी हूँ। ये बात मैंने खुद आज ही इन्हें बताई है। आप अपने सामने किसी की मर्जी चलने कब देती हैं कि मैं आपको ये राज बताती? मगर खैर, अब सुन ही चुकी हो तो ये भी सुन लें कि मैंने लगभग 3 महीने पहले ही शादी कर रखी है और तब आरती भाभी इस घर में नहीं आई थी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। भलाई इसी में है कि मुझे मेरे पति के साथ विदा कर दें, वरना मैं कोई गलत कदम उठा लूँगी। सुरभि के खुलासे पर भावना जी के साथ आरती भी मुंह खोले हैरत का शिकार थीं। और फिर कुछ दिन में ही अपने कमरे में कैद सुरभि को न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। और जिस दिन अभय की वापसी थी उसी दिन सुरभि अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। अपनी बेटी की मौत से भी आपने सबक नहीं लिया? जितना कमज़ोर विश्वास है आपका। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। ये खुद एक मामूली सा इंसान होकर किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अभय गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए अपनी माँ के डर को देख रहा था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस इंसान ने अपने हाथ हवा में ऊंचे किए, मगर अभय ने तेजी से अपनी जेब से गन निकालकर उसको कुछ भी कहने का मौका दिए बिना ठंडा कर दिया था। और अभय का गुस्सा देखकर भावना जी अंदर तक कांप उठी थीं और उस बाबा के तड़पते वजूद को देख रही थीं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था। मैं नहीं चाहती थी हमारी बदनामी हो, लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाएं। सुरभि ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बदनामी के किस दोराहे पर खड़ी थी? भावना जी सर झुकाए रोती जा रही थी। मुझे पहेलियों में मत उलझाएं माँ, जो कहना चाहती हैं साफ कहें। अभय किसी भी तौर ठंडा नहीं हो रहा था। सुरभि के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया था। मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहती थी, मगर सुरभि हमारी इज्जत को दांव पर लगाने वाली थी। वो किसी लड़के को पसंद करती थी, यहाँ तक कि शादी भी कर चुकी थी। तो इसमें क्या बुराई है? मानता हूँ सुरभि को हम पर यकीन करना था, मगर अपनी पसंद से शादी करना उसका हक था। इतनी बड़ी सज़ा आप उसे कैसे दे सकती हैं? अभय का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, क्योंकि बात शादी से आगे निकल चुकी थी। अभय, तुम्हारी वो मासूम बहन माँ बनने वाली थी और सबकी राजदार तुम्हारी बीवी थी। तुम क्या चाहते थे कि मैं फिर भी खामोशी से तमाशा देखती रहती? मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया था। भावना जी ने अपना जुर्म स्वीकार किया था। मामा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अपनी झूठी अना का झंडा ऊंचा रखने के लिए आप एक नहीं 2 जिंदगियां ख़त्म कर दें और फिर उसके बाद सारा इल्ज़ाम आप उस बेकसूर आरती के सर पर डालकर खुद को बचा लें। क्योंकि तुम्हारी बीबी हमारे लिए मनहूस थी, मुझे बाबा जी ने पहले ही बता दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं 3 महीनों में उसे तुमसे अलग कर दूंगी, लेकिन इससे पहले ही सुरभि वाला केस हो गया और फिर मैंने एक ही तीर से 2 शिकार करने चाहे। जब आरती रात को सो रही थी तो मैंने इसी बाबा की मदद से आरती के साथ बाबा की कई तस्वीरें बनाई थीं और वही तस्वीरें दिखाकर मैंने आरती को ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने सुरभि की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया तो मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और अभय खुद तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर देगा। वो बहुत रोई थी कि मैं मौत से नहीं डरती, बस अभय की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। और वो मेरी बात मान गई थी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। भावना जी अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं और यह हकीकत सुनकर अभय वहीं सोफे पर गिर गया था। वो मासूम सी लड़की उसके पीछे कितनी तकलीफ़ें उठा रही थी और उसे एहसास तक नहीं था। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। उसने कसकर मुट्ठियां भींची थीं और अपने गुस्से को काबू किया था। मामा, सुरभि की गलत हरकत पर आरती को मनहूस कहने की बजाय
आपको अकल से काम लेना चाहिए था। बड़ा दिल करके सुरभि को माफ़ करके उसे उसके पति के साथ विदा करना था। हर बात का पर्दा रह जाता, बाकी जो उसका नसीब होता वो खुद जिम्मेदार होती। मगर आपने तो बेहिसी की हद कर दी। अपनी सगी औलाद को ही कहते कहते अभय का चेहरा लाल हुआ था और आप ये बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। जानती हैं ना ये कितना बड़ा पाप होता है। आपने इन झूठे और पाखंडी बाबाओं के कहने पर और उनके बताए तरीकों से मेरी मासूम बहन की जान ले ली। हाँ तो क्या करती, मैं पहले खुद ही अपने हाथों से उसे सज़ा देने वाली थी, लेकिन औलाद थी ना तो ना दे सकी। फिर मैंने बाबा का सहारा लिया। मैं सुरभि की कुछ इस्तेमाल की हुई चीज़ें बाबा को देने लगी और बाबा ने जैसा जैसा कहा मैं वैसा वैसा करती चली गई। और आज बाबा अपने बाकी के पैसे लेने आए थे। रात के वक्त मैंने ही उन्हें बोला था ताकि ये किसी की नज़र में ना आ सकें। तुमने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। ये बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। भगवान से डरे माँ, अपनी औलाद के साथ ये सब करके बजाय शर्मिंदा होने के आप अब भी जिद पर अड़ी हैं। सोचें अपने भगवान को क्या मुंह दिखाएंगी, अपने आप को कैसे छुपाएंगी उससे। मैं आपको इस बात पर कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपकी बात मानकर मैंने एक बेगुनाह लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं बगैर किसी सबूत के उस पर कोई तकलीफ नहीं आने दी, इसीलिए उसको वापस घर ले आया हूँ। पापी तो आप हैं और मैं उसे मुजरिम समझता रहा। मैं अब और इस घर में आपके साथ एक दिन भी नहीं रखूँगा उसे। समझ गई आप? आपकी तो नीयत पहले ही ख़राब थी। पहले दिन से ही आपको आरती से प्रॉब्लम थी कि मैंने खुद से लड़की पसंद की थी और वो भी आम से घराने की। आप जानती हैं मेरे लिए सिर्फ मेरे दिल की खुशी अहमियत रखती है। मेरी खुशी आरती में थी, मगर अफसोस आप जैसी माँ जो अपनी जिद और अना में खुदगर्जी में पूरी तरह डूबी हुई थी, जो समझ नहीं सकती थीं। अब रहिए अपने इस घर में अपनी झूठी अना के साथ जो आपको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारी है। वो गुस्से से वहाँ से जा चुका था और अब भावना जी को एहसास हो चुका था, लेकिन अब उनके पास पछतावों के सिवा कुछ न बचा था। वो अपने कमरे में आया जहाँ आरती अपने बेड पर लेटी हल्के हल्के काँप रही थी। सोते हुए भी उसके दिमाग पर डर सवार था। मुझे माफ़ कर दो आरती, ज़िंदगी में पहली बार हकीकत को पहचानने में नाकाम रहा और अनजाने तुम्हारी तकलीफ़ का कारण बना हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों पर तुम्हें विदा कराकर इस घर में लाया था और मैं तुम्हारी खुशियों का रखवाला था, मगर ये फ़र्ज पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गया हूँ। तुम्हारे लिए तकलीफ़ और दर्द का कारण बनकर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी माँ पर भरोसा किया था, समझ ही नहीं पाया वो तुमसे इस कदर नफरत करेंगी कि तुम्हें बर्बाद करके रख देंगी। उस औरत से मैंने क्या गिला करूं जो अपनी सगी औलाद की ना हुई, मगर काश तुम तो मुझ पर भरोसा करती और मुझे सब कुछ सच बता देती। कम से कम तुम्हें इस तरह तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। और क्यों तुम्हारी बेबसी महसूस नहीं कर पाया मैं तो तुमसे मोहब्बत का दावा करता था ना, मगर तुम पर भरोसा न कर सका, क्योंकि मैं अपनी बहन सुरभि से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत में सच और झूठ का अंदाज़ा न कर सका, मगर अब और नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगी। अपनी माँ की बात मानकर तुम्हें उनके रहमो करम पर छोड़ देना मेरी खुद की गलती थी। हो सके तो मेरी ये गलती माफ़ कर देना। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। काश तुम मुझ पर एक बार भरोसा कर लेती आरती, काश एक बार मुझ पर भरोसा करके देखा होता। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करता। अभय ने आगे बढ़कर आरती को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए अपनी गलती स्वीकार की थी। अभय जब उसके पहलू में लेटते हुए और जब अभय ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके माथे को चूमा तो आरती ने आंखें खोल ली थीं। वो सब कुछ सुन चुकी थी। अपने कानों से अभय और भावना जी की बातें वो सुन चुकी थी और वो बुरी तरह डर गई थी और उल्टे कदमों जाकर कंबल में घुसकर लेट गई थी। लेकिन उसका कांपना बंद नहीं हो रहा था। वो तो बहुत मासूम थी, दुनिया की चालाकियों से दूर, लेकिन जो हकीकत आज उस पर खुली थी वो बुरी तरह डर गई थी। वो अभय की बाहों में सिमट गई थी, उसके सीने में सर छुपाकर रो पड़ी थी और अभय ने उसे सीने से भींचकर उसके आंसुओं को पोंछ दिया था। और उस रात अभय ने आरती के हर जख्म पर मरहम लगाया था, अपनी पनाहों में उस पर मोहब्बत लुटाते हुए आरती को हमेशा के लिए अपना बना लिया था। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।